नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई समय से की थी, उनकी फसल पककर खुदाई के लिए तैयार हो चुकी है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते इनकी खुदाई और मड़ाई के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। मूंगफली की कटाई चालू है। इसकी कटाई के लिए अपन जो है वो ट्रैक्टर में पत्ती लगा करके फिर मूंगफली निकालते हैं। मूंगफली निकालने से अपन ये जरूर ध्यान रखें कि खेत में थोड़ी नमी बरकरार रहे। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई या खुदाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको मूंगफली के फलियों का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और पकी हुई मूंगफली फसल की सही पहचान करके खुदाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं मूंगफली की फसल की परिपक्वता की पहचान के बारे में, जो इस प्रकार से है। पकी हुई फसल की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगे और फलियों का रंग सुनहरा होने लगे तो उसी समय खुदाई करनी चाहिए। मूंगफली की झुमका किस्मों की खुदाई 110 से 115 दिन में करनी चाहिए। विस्तारी और अर्ध विस्तारीय किस्म की मूंगफली की खुदाई 70% फलियां पकने के बाद करना अच्छा रहता है। जिन किसानों ने बड़े पैमाने पर मूंगफली की फसल लगा रखी है, वो यंत्रों की सहायता से कम श्रम और समय में आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए भी अपने पास जो है ना एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं। अपन जो है ना इसके बाद में उसको चलाएं तो छलने से जो है वो मूंगफली उसमें आ जाती है और मिट्टी छन जाती है, वो मूंगफलियाँ उसमें रह जाती हैं। वो मूंगफलियाँ जो निकलती हैं छलने से वो अच्छी और मोटी होती हैं और उसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। तो इसका ध्यान रखें। नमी नहीं रहने के कारण मूंगफलियाँ जो है वो ज़मीन में रह जाती हैं। अब मूंगफली उससे निकालने के बाद इनको छोटे छोटे ढेरों में रखें। इसके बाद में इकट्ठा करें। छोटे ढेरों का मतलब ये है कि ये आराम से जो है ना थोड़ा सूख जाए। सूखने के बाद इसको एक जगह रख दें। रखने के बाद ये इसकी थ्रेसिंग करवाएं। थ्रेसिंग मूंगफली की खुदाई के बाद 2 से 4 दिनों तक धूप में अच्छी तरह सुखाकर थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग का कार्य कुशल व्यक्ति के द्वारा ही करवाना चाहिए। थ्रेसिंग करवाने के बाद इनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग में क्या है कि अच्छा बीज अपन को रखना है बुआई के लिए, नेक्स्ट सीजन के लिए बुआई के लिए रखना है। ग्रेडिंग किसान भाइयों, आपको मूंगफली का बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए थ्रेसिंग के बाद और अंडारण के पहले मूंगफली का श्रेणीकरण अवश्य करना चाहिए। श्रेणीकरण में पहले कटे टूटे दानों एवं कंकड़ पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों की सफाई करें, फिर ग्रेडिंग करना शुरू करें, जिसमें मूंगफली के बड़े दानों को प्रथम श्रेणी में रखें, मध्यम आकार के दानों को दूसरी श्रेणी में रखें और छोटे आकार के दानों को तीसरी श्रेणी में रखते हुए ग्रेडिंग करें। जी, इसका जो चारा होता है वो चारा भी जो है बहुत काम की चीज़ है। उस चारे को जो है अपन इकट्ठा करके भंडार कर लें। ये जो है ना वो पशुओं के लिए बहुत लाभकारी है। इसके लिए जो है अपन जैसे ऊँट वगैरह जो है, ऊँट बहुत चाव से खाते हैं, अपने भेड़ बकरी जो है ना बहुत चाव से खाती हैं और इसमें जो है ना वो प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं। इस हिसाब से इसको जो है ना अपन चारे को भी संरक्षित रखें। चारे को जो है इधर उधर फेंके नहीं या फिर जलाएं नहीं। मूंगफली का भंडारण फसल खुदाई के साथ ही उसके उचित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। फलियों को जिस बोरे में भर कर रखने हो, उस बोरे को पहले से ही 1% मेलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर धूप में अच्छी तरह से सुखाएं। भंडार गृह में छत, फर्श, खिड़कियां एवं दरवाजे में कहीं पर भी क्षतिग्रस्त हो तो उसकी मरम्मत कर देनी चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मेलाथियोन का घोल बनाकर गोदाम में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद फलियों से भरे बोरों को फर्श पर लकड़ी के फट्टे बिछाकर उसके ऊपर फलियों से बोरों को रखें। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रखें। ज्यादा ऊंची थड़ियां ना लगाएं। छत से 2 फीट नीचे थड़ियां समाप्त कर दें और जब मूंगफली का बाजार भाव अच्छा मिले तब उसे बेचें। इसकी दो तरह 3 तरह की जो ग्रेडिंग है उस हिसाब से कर लें। और अगर जब मंडी में अगर अपन ये देखते हैं कि फिलहाल भावों की कमी है तो अपन जो है थोड़ा सा इसको रोक लें और रोकने के बाद भावों की ट्राई करते रहें। भाव की ट्राई करने के बाद ही मंडी ले जाएं, जिससे क्या है कि अपन को जो है ज़्यादा मुनाफा हो। किसान भाइयों,
झरबेरा फूलों की खेती के लिए खेत की तैयारी से लेकर पौधों की रोपाई किस तरह से की जाती है, इसके बारे में हमने आपको कल के कार्यक्रम में बताया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फसल प्रबंधन से लेकर फूलों की पैकिंग तक के किन किन कार्यों को करें, इस बारे में जानेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है। प्रमुख बीमारी है, इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए थियोफिनोनेट, मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के प्रकोप के फलस्वरूप पत्तियों में शुरू में हल्के रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं और पत्तियां झुलस जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु झुलसा रोग में पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे लंबी धारियां बना देते हैं और बाद में पौधे सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 0.2 मिलीलीटर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झरबेरा फूल रोपण के 6 से 7 सप्ताह बाद फूल आने लगते हैं। झरबेरा फूल 2 पंखुड़ियों की पंक्तियों को खिल जाने के बाद ही तोड़ना चाहिए। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है, जिससे फूलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए फूलों को 10% सुक्रोज तथा 4 ppm सिल्वर थायोसल्फेट के घोल में 8-10 मिनट रखते हैं। इससे फूलों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। झरबेरा फूल को गत्ते के डब्बे में पैक किया जाता है। इसके लिए 122 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के गत्ते के डब्बे प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं। 25-25 फूलों के बंडल बनाकर डिब्बों में रखे जाते हैं। फूलों की एक सतह लगाने के बाद ऊपर से अखबार बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर पुनः फूलों की एक सतह लगा दी जाती है। यदि झरबेरा के फूलों की उत्पादन की बात है तो इसकी पौध संख्या एवं पौध गृहों के वातावरण, जलवायु एवं पौध की किस्म पर निर्भर करती है। पाली हाउस में झरबेरा से 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ष में लगभग 200 से 250 फूल तक प्राप्त हो जाते हैं तथा प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख शुद्ध आमदनी मिल जाती है। आलू की बुआई का सही समय चल रहा है और समय पर मजदूर नहीं मिलने पर बुआई में देरी भी हो जाती है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आपके लिए आलू बुआई यंत्र काफी उपयोगी है। तो ये यंत्र किस प्रकार से कार्य करता है और इसका प्रयोग करने से किसानों को क्या लाभ है, चलिए जानते हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार से। सर्वप्रथम किसान भाई, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब समय आलू की खेती करने का, आलू की बुआई करने का। तो अगर हम आलू की बुआई की बात करें तो हमारे पास 2 तरह का पोटैटो प्लांटर है। एक तो सेमी ऑटोमेटिक, दूसरा ऑटोमेटिक। खेत को पहले तैयार कर लेते हैं, खेत की मिट्टी को हल्की कर लेते हैं। हल्की करने के बाद हम मशीन को 3 पॉइंट लिंकेज से ट्रैक्टर में जोड़ देते हैं। जहाँ तक कि हमारे जो कि हम लोग आलू के आँख को काट काट करके लगाते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो सेमी ऑटोमेटिक है वो सूटेबल ज़्यादा है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर में हम लोग क्या करते हैं कि आलू को कट करके उसका जो हॉपर होता है, जहाँ पे सीड बॉक्स कहते हैं, जहाँ पे कि आलू को रख देंगे और रखने के बाद पीछे में 2 ऑपरेटर बैठ जाएंगे, 2 लेबर बैठ जाएंगे और उसको 3 पॉइंट लिंकेज से ट्रैक्टर से जोड़ देते हैं। किसानों के लिए आलू की बुवाई एक अत्यंत खर्च वाला काम होता है, परंतु आलू बोने वाले यंत्र की सहायता से बुवाई का काम कम खर्च में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस यंत्र में काफी सारे भाग होते हैं। इसमें एक लोहे का फ्रेम होता है जिस पर फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिनमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। ये डिस्क चेन द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है
जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक सीट लगी होती है जिस पर आलू डालने व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रिजर लगे होते हैं, जो कि कुंड में आलू गिरने के बाद फौरन उसे मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। और पीछे जो हमारा 2 लेबर या फिर ऑपरेटर बैठा हुआ है, वो हमारे जो सीड बॉक्स से आलू को उठा करके जो कटा हुआ आलू है वो सीड मेट्री मैकेनिज्म डालते हैं। सीड मेट्री मैकेनिज्म डालते हैं और उसके नीचे रीजर लगा रहता है जो कि नाला बनाते जाता है। नाला जो ज़मीन में हमारा जो भुरभुरा सॉइल है, मिट्टी है, उसमें नाला बनाते जाता है। और नाला बनाने के साथ जो पीछे का ऑपरेटर है वो उसमें सीड मेट्री मैकेनिज्म में कटा हुआ आलू को डालते हैं, जो कि हमारा उसमें सीड चला जाता है। सीड जाने के बाद वो हमारा पीछे एक और लगा हुआ है जो रीजर हमारा, उसी के इससे हमारा मिट्टी का ढकते भी चला जाता है। ये हमारा जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर जो है, इसकी बात है। अब ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की बात करें तो हम देखते हैं कि जिसमें कि उसमें एक ही खासियत है कि हमें ग्रेडेड आलू देना होगा, एक तरह का आलू, जो कि हमारा जो उसमें फिंगर लगा रहता है ताकि मिस ना करे। अगर हम डिफरेंट साइज़ का, अगर भिन्न साइज़ का अगर आलू को डालते हैं तो क्या होता है, कभी तो पकड़ लेगा, कभी छोड़ देगा। तो एक ही स्प्रिंग से लगा रहता है जो जिसके कारण कि कहीं पे छूटेगा, ज़्यादा मिसिंग होगा। इसलिए अगर हम ऑटोमेटिक देते हैं तो हम ग्रेडेड आलू ही देंगे उसमें, तब चलेगा। उसके वो जो मशीन है उसमें भी 3 पॉइंट लिंकेज होता है और उसमें एक सीड फर्टिलाइज़र बॉक्स भी होता है। और सेमी ऑटोमेटिक में भी फर्टिलाइज़र बॉक्स हम लगा सकते हैं, जिसमें कि हमारा फर्टिलाइज़र सीड के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी जा सके, ताकि हमारा ये हो जाए। और ये दोनों मशीन जो हमारा सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर और ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर जो है, ये दोनों जो हमारा है करीब 35 से 40 हॉर्स पावर से आराम से मशीन को चलाया जा सकता है। और ये करीब एक दिन की अगर बात करें तो ये करीब 1 से 1.25 हेक्टेयर तक कि इसकी बुआई हम आलू का कर सकते हैं दोनों से। और अगर घंटे की बात करें तो करीब 7-8 कट्ठा के अलावा 8 कट्ठा 7 कट्ठा के हम बुआई लगभग कर सकते हैं। इसमें 2 रो और 4 रो का भी होता है। तो सेमी ऑटोमेटिक में भी 2 रो का पोटैटो प्लांटर होता है और ऑटोमेटिक में भी 2 रो 4 रो का होता है। तो अगर हम इसका जो प्राइस की बात करें, इसकी दाम की बात करें, तो सेमी ऑटोमेटिक जो हमारा है कि 40 से 45 हज़ार के रुपया तक में 2 ऑपरेटेड आ जाएगा, चूँकि लोहे की कीमत अब बढ़ता जा रहा है। और इससे अगर हम आलू की बुआई करें तो हमारा जो अगर 1 हेक्टेयर में हम बात करते हैं तो करीब अगर 1 हेक्टेयर करें तो करीब हमारे ख्याल इसमें 3,000 से 3,500 रुपया खर्च आएंगे, जिसमें कि हमारा आराम से बुआई का कार्य किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव जिवली, जिला सवाई माधोपुर के शिवांशु शर्मा ने आपने मसूर की बुआई के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मसूर की खेती असिंचित क्षेत्रों में अधिक एरिया पर की जाती है। साथ ही आप सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी खेती करके अच्छी उपज ले सकते हैं। सामान्यतः इसकी बुवाई अक्टूबर माह से 15 नवंबर तक की जाती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा और समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो बुवाई के समय 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 110 किलोग्राम डीएपी, 25 किलोग्राम एमओपी और 15 किलोग्राम जिंक का आप प्रयोग करें। किसान भाइयों, मसूर की खेती के लिए K75, KLS 218, KLB 220, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, नरेंद्र मसूर 1 आदि प्रजातियों का चयन करें, जिनकी औसत उपज क्षमता 20 से 22 कुंतल प्रति हेक्टेयर है।
जहां तक बीज दर की बात है तो मसूर की छोटे दाने वाली प्रजातियों का 40 से 50 किलोग्राम बीज और बड़े दाने वाली प्रजातियों का 55 से 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों की बुवाई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बीजों की बुवाई करें। किसान भाइयों, मसूर फसल को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे खरपतवारों का जमाव नहीं होगा और किसान भाइयों को फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।